बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 29 अक्टूबर की रात है। बड़े मुकाबले से पहले अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं और इस्लामाबाद में कुछ अहम राब्ते, मेल मुलाकातें, जोड़ तोड़ राब्ते, ये सारा कुछ जारी है। इवन पीटीआई और मौलाना की भी मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात में क्या इत्तेफाक पाया है और किन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है, उसकी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। मीनवाइल इमरान खान से अडयाला जेल मुलाकात से पहले एक और ट्विस्ट सामने आया है। ट्विस्ट कम है, ब्लंडर ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो वो भी आपके सामने रखता हूँ। काफ़ी ज़्यादा रनडाउन में आज खबरें हैं, तो एक एक करके सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ज़रा कल के मुकाबले की बात कर लेते हैं। सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है जनाब कल। पीटीआई वर्सेस ऑल जो एक इस टाइम हमें माहौल नज़र आ रहा है, उसमें जो मुकाबला है बेसिकली वो दो तगड़े उम्मीदवारों के दरमियान होगा। एक पीटीआई के खुरम ज़िशान और दूसरी जानिब पीएमएलएन के ताज अफरीदी। यानी एक तरफ आम कारकुन, नौजवान आदमी और दूसरी जानिब एक बिजनेसमैन, कारोबारी शख्स। तो कौन जीतेगा, इसके बारे में क्या सराहियाँ हो रही हैं और इसको एक अहम मुकाबला करार दिया जा रहा है। मैं आपके सामने फैक्ट्स और स्टैट्स रख देता हूं कि किसके पास कितने नंबर्स हैं और कौन कितनी आसानी से जीत सकता है। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये देखिए कि जो पीटीआई के पास एक दस्तयाब क़यादत थी, सीनियर क़यादत, वो जैसे जैसे निकलती जा रही है, यानी उसको नाअहल किया जा रहा है या उनको डिस्क्वालीफाई करके किसी भी तरीके से नॉकआउट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उनकी जगह पे जो नए लोग आ रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा एग्रेसिव है। फॉर एग्जाम्पल ये शिबली फराज साहब की जगह पे इलेक्शन हो रहा है। अब शिबली फराज जैसा कूल एंड काम आदमी कम ही देखा है मैंने पीटीआई की सियासत में। जारहाना लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। तो शिबली फराज साहब तो बहुत धीमे लहजे के आदमी थे, उनको नाअहल करके आप देखें ना, पूरी आपने ऑपोजिशन लीडरशिप को ही उड़ा दिया। पीटीआई की जो कौमी असम्बली में थी, यानी उमर अयूब साहब, उनको नाअहल कर दिया। जो सेनेट में थे शिबली फराज साहब, उनको नाअहल कर दिया। जो पंजाब असम्बली में भच्चर साहब थे, उनको नाअहल कर दिया। ये बहुत कम होता है कि आपने पूरी नेशनल ऑपोजिशन लीडरशिप ही उड़ा दी हो। बहरहाल अब उनकी जगह पर जो नए लोग आ रहे हैं, आप ज़रा उनको भी देखिए। शिबली फराज साहब की जगह पे खुरम ज़िशान साहब आ रहे हैं। क्या ये कम अग्रेसिव होंगे उनसे? ये तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने इनका रिसेंट देखा है। अभी इनको बहुत ज़्यादा लोग पहले नहीं जानते थे, अभी सेनेट इलेक्शन जो हुए थे उनमें इनका नाम सामने आया था, तो बहुत सारे लोग जानने लग गए। तो ये भी एक किस्म के एग्रेसिव हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की एग्जांपल ले लीजिए। परवेज़ खटक आए, वो चले गए। उनकी जगह महमूद खान आए, वो चले गए। उनकी जगह अली अमीन गंडापुर आए, वो चले गए। तो अब उनकी जगह जो बंदा आया है सुहेल आफरीदी, क्या वो कम अग्रेसिव है? वो इन तीनों से ज़्यादा एग्रेसिव बन के सामने आया। तो अगर मकसद ये है कि कोई बोलता है या उसको हटा दो मंजर आम से, तो उनकी जगह पे आने वाले तो उनसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। एंड अगर आप ये कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को देखा, उनको हटा दिया या डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनकी जगह पे जो नामजद किया गया शख्स है यानी महमूद खान अचकज़ई, वो उनसे भी ज़्यादा एग्रेसिव है, वो उनसे ज़्यादा मुज़ाहमत के अलमबरदार समझे जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने शायद ये सोच लिया है कि जो भी जा रहा है या जो जाता जाएगा, उनकी जगह पे वो ऐसे नए लोगों को अपॉइंट करते जाएंगे जो उनसे ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। ये हमें रिसेंट टाइमलाइन में नज़र आ रहा है। कोई मतलब उनसे कम वाला तो हमें अभी तक दिखा नहीं है। तो जो एक थोड़ा कूल एंड काम टाइप लीडरशिप थी, उनका खला पुर करने के लिए बहुत सारे लोग इमरान खान के पास मौजूद हैं जो उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। एनीहाउ, अब ये सारा मामला तो चल ही रहा है। मैं ज़रा फैक्ट्स आपके सामने रख दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं ना कि कल एक बड़ा कारोबारी आदमी, बड़ा अरबपति बिजनेसमैन जो है वो सेनेटर बन जाएगा। इतना आसान नहीं होगा उनके लिए बनना। नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ। सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के 145 मेंबरान असम्बली जो हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे। 145 में से 73 लोग जिसकी साइड पे होंगे वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। यानी जिसने भी सेनेटर बनना है उसको 73 वोटों की हिमायत चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 92 वोट्स हैं और बाकी जो अपोजिशन है, रेस्ट ऑफ द अपोजिशन, उसके पास सारी जमातों को मिला के 53 मेंबर्स हैं। तो अकेली पीटीआई के पास 92 वोट्स हैं और वो सिर्फ वोट नहीं, वो इंटैक्ट वोट है। यानी उनके पास हैं कि हिले नहीं अपनी जगह से, और ये उन्होंने प्रूव किया अभी रिसेंटली जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। तो 92 वोटों में से 90 वोट तो उन्होंने ले लिए। एक स्पीकर का वोट था जो उन्होंने दिया नहीं। ज़रूरत पड़ने पर अगर टाई हो जाता तो वो देते। तो यानी 91 तो ये हो गए और एक मेंबर उनका बैरून मुल्क था। तो 92 मेंबर उनके इंटैक्ट हैं। तो अगर ऑपोजिशन पूरी को ये सेनेट इलेक्शन जीतना है तो उनको 20 बंदे चाहिए होंगे, तोड़ने पड़ेंगे। तो अगर उन्होंने वज़ीर आला के इंतखाब के टाइम पे इतना ज़ोर नहीं लगाया या बंदे नहीं तोड़े, तो फिर अभी एक सेनेट की नशिस्त के लिए क्या वो इतना पैसा चला सकते हैं? क्या इतनी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, तकरीबन लगभग नामुमकिन है। और मीनवाइल एएनपी ने
इस सारे इंतखाबी अमल का बाइकआउट कर दिया और उनका हम किसी को वोट देंगे नहीं, ना पीटीआई को देते हैं ना बाकी किसी को देते हैं। तो एएनपी का भी नंबर इसमें से निकल गया। एंड मीनवाइल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की एक मुलाकात हुई है। सेनेट इलेक्शन से पहले ये मुलाकात का हो जाना बड़ा ज़बरदस्त था, इसलिए क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपने जाके वोट मांगने होते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं तो हम कुछ भी ना करें। बिलावल पहुंचे हुए थे मौलाना के पास मुलाकात के लिए, तो खबरें आ रही थी ना कि शायद वो कोई अपना अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में लाने के लिए वोट्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो अपोजिशन लीडर तो पीटीआई को भी चाहिए, तो इन्होंने भी मौलाना से राब्ते किए। अब हो क्या रहा है, किन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है, क्या क्या ग्रीन सिग्नल्स मिले हैं, सारी सिचुएशन आपके सामने रख देता हूँ। पहला तो कल जो सेनेट इलेक्शन है उसके लिए मौलाना के भी कुछ लोग सूबाई असम्बली में हैं, उनकी हिमायत मांगी गई है। मौलाना दें ना दें, चूँकि उनका ज़रा सूबाई असम्बली वाला मामला थोड़ा अलग नौयत का चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हामी भरेंगे वोट देने के लिए, तो वो तो चलो एक साइड पे रख दें। असल जो मुद्दा इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्कस कर रही है मौलाना के साथ, वो है कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मामला। यानी महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए पूरा जोर लगा रही है पीटीआई। उनके पास अपोजिशन जमात के तौर पे मेजॉरिटी भी है, उनके 74 लोगों ने दस्तखत करके स्पीकर कौमी असम्बली को कहा कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। लेकिन मीनवाइल हुआ क्या कि बिलावल पहुंच गए मौलाना के पास, उनसे मुलाकात की। अब बहुत सारे लोग बाहर ये डिस्कस करने हो गए कि शायद बिलावल ये चाहते हैं कि हम और मौलाना अपोजिशन बेंचेस में बैठ के अपना अपोजिशन लीडर ले आएँ। तो इस मौके पे पीटीआई का बड़ा ज़रूरी था कि मौलाना के पास जाते ही मिलती, अपनी बात करते। बेशक बिलावल ला रहे हैं नहीं ला रहे जो भी है, तो उन्होंने जाके मौलाना से आज बात की। अब मौलाना का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के मामले पर थोड़ा झुकाव जो है वो पीटीआई की तरफ है, क्योंकि मौलाना जलसों में ये कहते रहे कि इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई वक़्त ही नहीं है, वो इसको मानते नहीं है, पता नहीं सौन ऐसी कोई वो बातें करते हैं। तो वो इसी पार्लियामेंट में खुद अपोजिशन लीडर बन जाएँ या जिसका मैंडेट नहीं है उसके पास अपने वोट भेज दें, बिलावल के पास भेज दें या किसी और, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो रियलिस्टिकली मौलाना पीटीआई की तरफ ही जाएंगे अगर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की बात आएगी, तो उनका वोट जो है वो महमूद अचकज़ई की तरफ ही होगा। कल रात ये मुलाकात हुई थी जिसमें ये सारे मामला तय पाए हैं। तो ये तो है वो बातें जो मंजरेआम पे आ गई। ऑब्वियसली कुछ और भी डिस्कस हुआ होगा जो कि ज़रा इनसाइड स्टोरीज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिग आउट करके आपको बताएंगे कि और क्या क्या बात हुई। मेन यही थी, सेनेट इलेक्शन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और आम जरगा, उसके लिए मौलाना की सपोर्ट हासिल की जा रही थी। अब आ जाइए ज़रा एक और इंटरेस्टिंग मामले की तरफ, और वो है अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का मामला। आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ एक मुलाकात होनी थी लेकिन नहीं हो सकी, और एक मुलाकात अब कल होनी है, उसके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मैंने कल के व्लॉग में डिस्कस किया था कि जब अदालत में ये चीज़ तय हुई थी, जजेस ने अडयाला जेल के सुप्रीडेंट और सलमान अकरम राजा की मौजूदगी में ये कहा था कि सलमान अकरम राजा जिसका नाम दे आप उसको मुलाकात के लिए भेजें। तो कल जो लिस्ट आई थी उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के दस्तखत थे, उन्होंने नाम दे दिए। तो एक जवाज़ बना दिया, हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन एक जवाज़ पैदा कर दिया। जिन्होंने मुलाकात नहीं करानी उनके लिए कानूनी नुक्ता फराहम कर दिया कि जनाब हमारे पास तो लिस्ट पहुँची नहीं थी सलमान अकरम राजा की, हमें तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने लिस्ट भेजी थी, आपने कहा था सलमान अकरम राजा वाली लिस्ट में मुलाकात करानी। तो ये एक टैक्टिक्स हो सकते हैं। उसको कवर अप करने के लिए आज फाइनली सलमान अकरम राजा साहब ने एक लिस्ट दे दी, और सब लोग इसको कह रहे थे कि ये है ना सही बात कि सलमान अकरम राजा की जानिब से लिस्ट आई, अब अडयाला जेल के सुप्रीडेंट के पास कोई रीज़न नहीं होगा मुलाकात ना कराने का। अभी ये डिस्कस हो ही रहा था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपनी भी लिस्ट जारी कर दी। तो दोनों लिस्टें बैक वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आ गई, जो कि फिर से एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकती है मुलाकात ना कराने की। तो देखते हैं इसको पीटीआई किस तरह से काउंटर करती है। बहरहाल ये जो दो लिस्टें अलग अलग जारी हुई हैं, लोग इसको ब्लंडर कह रहे हैं कि अगर आपकी इतनी भी दो कानूनी दिमाग हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी, अगर पार्टी में इतनी कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो रही कि मुलाकात के लिए किसका नाम, किसकी लिस्ट जानी है और किसकी नहीं जानी, और सारी सिचुएशन भी आपके सामने है कि अदालत का हुक्मनामा क्या है, फिर आप दो लिस्टें दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी मायूस कुन सूरत है पार्टी के लिए। बहरहाल देखते हैं कि अब कल क्या होता है, मुलाकात हो पाती है या नहीं, या सुप्रीडेंट के पास कौन सी लिस्ट जाती है। ये भी हो सकता है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की लिस्ट अभी भेजी ना गई हो, या बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर तो आ गई है। अब जो सलमान अकरम राजा साहब की लिस्ट में मैंने नाम देखे हैं वो
कदरे ऐसे नाम हैं जिनका मिलना ज़रूरी है इमरान खान साहब से, यानी वो ज़्यादा रेलिवेंट लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक तो वज़ीर आला का नाम तो दोनों लिस्टों में मौजूद है, सुहेल आफरीदी का, चूँकि उन्होंने कैबिनेट बनानी है। मीनवाइल बाबर सवाती का नाम लिखा गया है सलमान अकरम राजा साहब की लिस्ट में, यानी वज़ीर आला प्लस स्पीकर, ये दोनों मिले, इनका कॉम्बिनेशन ज़रा सूट करता है। फिर असद कैसर और जुनैद अकबर का नाम लिखा गया सलमान अकरम राजा की लिस्ट में, क्योंकि ये मौलाना से मिल के आए हैं, इनके पास ज़रा रिसेंट अपडेट्स हैं। वैसे मुश्किल है कि इनकी मुलाकात हो पाए इतने लोगों की, लेकिन कॉम्बिनेशन इधर अच्छा रखा गया है। फिर तैमूर झगड़ा है और एक 92 न्यूज़ के जो सहाफ़ी हैं असदुल्ला साहब, उनका नाम डाला गया। तो ये देखते हैं किसकी मुलाकात हो पाती है। मीनवाइल जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने मुलाकात ना होने पर अडयाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, और उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात मेरी नहीं हुई आपके हुक्म के बावजूद। तो जो आपका हुक्मनामा था जिसके मुताबिक आपने ये सारी गाइडलाइंस दी थी, उसकी तहरीरी कॉपी हमें नहीं मिल रही, मुसद्दिका नकल जो है वो हमें नहीं मिल रही, तो काइंडली वो मुसद्दिका नकल लेके देने में अपना किरदार अदा करें। वैसे ये वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाती है। मैं कोर्ट रिपोर्टर हुसैन चौधरी का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे बड़ा हैरानकुन है कि एक वज़ीर आला को ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए अदालत के चीफ जस्टिस को लिखना पड़ रहा है, जबकि ये वेबसाइट पे वैसे ही अपलोड हो जाती थी और अभी तक अपलोड नहीं हुई। तो वो ये कर रहे थे। मीनवाइल जो वफाकी हुकूमत के लोग हैं, मैं देख रहा था बैरिस्टर अकील को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुशीर है कानूनी अमूर के। उन्होंने कहा कि जनाब ये काबीना जो नहीं बन रही, इस मामले पर उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, और कहा कि ये अपने हल्फ से गद्दारी कर रहे हैं, अपने आइन से वो क्या कर रहे हैं, आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, समथिंग लाइक दैट। तो वो उस तरफ को लेके जा रहे हैं, यानी प्रेशर बढ़ रहा है कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर ही आप जनाब वो अपनी काबीना बनाएं। और जब कहते हैं इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, तो वो कहते हैं मैं आइन की किताब साथ लेके आया हूँ, यहाँ कहाँ पे लिखा है कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो काबीना बनेगी और नहीं होगी तो काबीना नहीं बनेगी। तो मुलाकात से ममानियत का भी नहीं लिखा कि मुलाकात नहीं करानी किसी सूरत। तो ये सारी चीज़ें हर कोई अपने अपने तौर से इसको देख रहा है। जाते जाते एक आखिरी और थोड़ी अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करनी, वो ये कि एडवोकेट हादी अली चट्ठा, आप उन्हें जानते हैं, ईमान वज़ारी के वो हस्बैंड भी हैं, उनको आज इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार उनको किया गया उस मौके पर जब वो अदालत के सामने पेश हो रहे थे या सरेंडर कर रहे थे। और गिरफ़्तार क्यों किया गया? इसलिए कि वो अदालत में सरेंडर नहीं हुए। ये रीज़न लिखी गई है कि मुकर्रर वक्त पर 2 बजे उन्हें पेश होना था, वो शायद 2:30 बजे पेश हुए। तो जब वो पेश हुए तो जज साहब ने शायद उनको एंटरटेन नहीं किया या तब तक देर हो गई थी। तो अदालत में पेश ना होने की रीज़न से वो अदालत के अंदर से ही गिरफ़्तार कर लिए गए। NCCIA ने किया था, गालबन कोई मुकदमा है मुतनाज़ ट्वीट का, तो उनको गिरफ़्तार किया गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब ये हमारा YouTube वाला सारा चल रहा था मामला, YouTube चैनल्स की बंदिश का, तो एडवोकेट हादी अली चट्ठा और ईमान वज़ारी ने हमारा ये केस लड़ा। और शायद ये चीज़ बयान करने की नहीं है या ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस मौके पे बयान कर देनी चाहिए कि जब वो हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया तो मैंने उनसे फ़ीस का पूछा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, कभी मैं इन मामलात में पढ़ा नहीं, तो मैंने उनसे फ़ीस का पूछा तो मुझे बताया गया कि कोई फ़ीस नहीं है। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि मतलब एक वकील ने पूरा केस प्रेजेंट किया, लड़ा, जीता, और मैं जब पूछ रहा हूँ, मैंने ईमान वज़ारी से भी पूछा कि फ़ीस कितनी, तो उन्होंने कहा कोई फ़ीस नहीं इसकी। मैंने फिर ज़रा इसरार किया, फिर ज़रा पूछा कि कितनी फ़ीस, तो उन्होंने कहा कि आप बोलते रहिए, यही हमारी फ़ीस है। तो वो बड़ा खुश थे। अब उनके लिए मुश्किल है तो हमें बोलना चाहिए या बोलेंगे, और इंशाल्लाह तो अल्लाह करे उनकी मुश्किलात कम हो। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।